अनिरुद्ध और जाह्नवी शादी के पवित्र बंधन में बंध गए थे। बहुत धूमधाम से दोनों की शादी हुई। बहुत से गेस्ट आए हुए थे उनकी शादी में। अब अनिरुद्ध के घर पर जहां गेस्ट नहीं थे वह होटल में रुके थे। अनिरुद्ध के घर उनकी फैमिली और उसके कुछ रिश्तेदार थे, वह भी कल चले जाएंगे। अनिरुद्ध नीचे सिद्धार्थ के साथ शादी के खुशी में पार्टी कर रहा था और कुछ गेस्ट और उसके दोस्त थे जो कि उसके साथ मस्ती मजाक किए जा रहे थे और कमरे में जाह्नवी बैठकर इंतजार कर रही थी। अनिरुद्ध का 1 घंटा हो गया, रूम में नहीं आया। जाह्नवी बार बार दरवाजे को देख रही थी। बेचारी इतने भारी भरकम लहंगे और ज्वेलरी पहने हुए थी। सुबह से इतना भारी लहंगा पहने घूम रही थी उसे ताकि अनिरुद्ध आए और उसकी हेल्प करे, लेकिन अनिरुद्ध आ ही नहीं रहा था। जाह्नवी अब खुद ही अपनी ज्वेलरी उतारने लगी थी। उसे बहुत भारी लग रहा था और धीरे धीरे वो अपनी ज्वेलरी खोलने लगी। तभी अनिरुद्ध जाह्नवी के सामने आकर खड़ा हुआ और जाह्नवी की कमर पर धीरे से हाथ रखकर अपने करीब कर लिया। जाह्नवी की बॉडी पर अनिरुद्ध के हाथ टच हुए तो जाह्नवी की बॉडी में सिहरन आने लगे थे। अनिरुद्ध जाह्नवी को ही प्यार से देख रहा था। अनिरुद्ध बोला, माय क्यूट बेबी, कैसी हो? अनिरुद्ध की बात सुनकर के जाह्नवी की पूरी बॉडी में सुकून आ गया और मुस्कुराने लगी। अनिरुद्ध भी मुस्कुरा दिया। जाह्नवी ने भी अब धीरे से अपनी बाहें अनिरुद्ध के गले में लपेट ली और धीरे से बोली, हेलो डियर हस्बैंड। अनिरुद्ध ने सुना तो सुकून से 1 सेकंड के लिए आंखें बंद कर लिया। यही तो सुनना चाहता था वह कब से। जाह्नवी मुस्कुराते हुए प्यार से अनिरुद्ध को देख रही थी। जाह्नवी मुस्कुराते हुए प्यार से अनिरुद्ध को ही देख रही थी। अनिरुद्ध ने जाह्नवी को और करीब कर लिया और उसके सर से खुद का सर जोड़कर बोला, मिसेस जान अनिरुद्ध ओबेरॉय। दैट ट्रू न जान? कोई ड्रीम तो नहीं देख रहा हूँ ना मैं? आज मेरा प्यार, मेरा मोहब्बत मेरी आंखों के सामने है, मेरी बाहों में है। जाह्नवी हल्का सा हंसती और अनिरुद्ध के करीब जाकर उसके गाल पर किस कर दी और कान के पास जाकर बोली, हाँ बेबी, यह सच है, हम मैरिड कपल हैं। अनिरुद्ध जाह्नवी का हुआ और जाह्नवी अनिरुद्ध की, हमेशा के लिए। अनिरुद्ध ने जाह्नवी को कस के पकड़कर गले से लगा लिया। जाह्नवी ने भी आंखें बंद कर ली। आफ्टर मैरिज दोनों पहली बार बाहों में सुकून फील कर रहे थे। दोनों आंखें बंद किए हुए खड़े थे। थोड़ी देर बाद अनिरुद्ध ने जाह्नवी को अलग किया और उसके माथे पर एक किस कर लिया। जाह्नवी ने मुस्कुराकर आंखें बंद कर ली। अनिरुद्ध धीरे से बोला, जान, बहुत बुरी हालत है मेरी, संभाल लेना। जाह्नवी हंसने लगी। अनिरुद्ध उसकी प्यारी सी हंसी को देख रहा था। कितनी खूबसूरत लग रही थी वह। अनिरुद्ध की नज़र जाह्नवी के होठों पर गए जो कि लाल लिपस्टिक में बहुत ज़्यादा ही खूबसूरत लग रही थी। अनिरुद्ध बिना देर किए उसकी होठों पर अपनी होठ रख दिए और उसे पैशनेट तरीके से किस करने लगा। यह देख कर के जाह्नवी भी उसके किस में साथ देने लगी। पर इतने में ही जाह्नवी के फ़ोन पर कॉल आ गई और वह कोई और नहीं बल्कि तारा थी। फ़ोन की रिंग सुनकर जाह्नवी और अनिरुद्ध अलग हुए। जाह्नवी का दिल बहुत ज़्यादा तेज़ धड़क रहा था। वह फ़ौरन से फ़ोन रिसीव की और कहने लगी, हाँ तारा, कहो क्या बात है? तारा कहने लगी, सॉरी जाह्नवी, मैं तुम्हें डिस्टर्ब की। आज मुझे फ़ोन नहीं करना चाहिए था, बट ऐसी प्रॉब्लम हो गई है मेरे साथ, मैं क्या करूं? मैं अपने दोस्तों के साथ पार्टी में गई हुई थी लेकिन किसी ने वॉशरूम में बंद कर दिया है। मैं बहुत ज़्यादा ट्राई की खुलवाने की, पर कोई भी मेरी आवाज़ को सुन ही नहीं पा रहा है और ना ही दरवाज़ा खुल रहा है। और मैंने सबको फ़ोन करके भी देख लिया, कोई भी फ़ोन नहीं उठा रहा है। शायद सब शादी में जगह होने के कारण थक कर सो गए होंगे। अब तुम ही बताओ मैं क्या करूं? मैं मजबूरी में तुम्हारे पास कॉल की। मुझे बिल्कुल भी इस वक्त तुम दोनों को डिस्टर्ब नहीं करना था और मैं क्या करूं? मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। इतना सुनकर जाह्नवी परेशान हो गई और वह कहने लगी, तुम लाइन पर ही रहो, मैं कुछ करती हूँ। इतना कह कर के वह फ़ौरन से सिद्धार्थ को कॉल करने लगी। सिद्धार्थ अपना फ़ोन वाइब्रेशन में करके सोया हुआ था, पर इस वक्त वह होटल में ही था और होटल में तारा भी फंसी हुई थी। इस वक्त सिद्धार्थ थोड़े नींद से उठा हुआ था क्योंकि उसे प्यास लगी हुई थी। वह जैसे ही कॉल देखा तो वह चौंक जाता है। यह तो जाह्नवी का कॉल था। वह सोच में पड़ गया कि इस वक्त जाह्नवी क्यों कॉल कर रही है। वह फ़ौरन से जाह्नवी का कॉल रिसीव करता है और कहता है, जाह्नवी क्या हुआ? जाह्नवी कहने लगी, सिद्धार्थ, तारा वॉशरूम में फंसी हुई है, उसी होटल में है। बहुत बार तुम लोगों को फ़ोन की है
लेकिन किसी ने उसका फ़ोन नहीं उठाया है, जल्दी से देखो उसको, इतना कह कर के वह फ़ोन कट कर देती है। जैसे ही जाह्नवी फ़ोन रखी वैसे ही अनिरुद्ध उसके पीछे से आकर उसके कमर पर हाथ रखकर उसे अपनी बाहों में कस लिया और कहने लगा, मेरी वाइफ ही तो बहुत ज़्यादा ही टैलेंटेड है, देखो तो आज के दिन भी यह सब का ख्याल रखती है, सबकी फ़िक्र करती है, प्रॉब्लम सॉल्व कर दी। आई एम प्राउड ऑफ यू माई वाइफी। इतना कह कर के अनिरुद्ध उसे अपने सामने करता है और फिर से उसके माथे को किस कर लिया और फिर से अनिरुद्ध उसे किस करने लगा। वह इस वक्त अनिरुद्ध के किस करने को फील कर रही थी। अनिरुद्ध ने एकदम से जाह्नवी के दुपट्टे को नीचे सरका दिया। दुपट्टा सरकते ही जाह्नवी का बैक पूरे साफ दिखने लगा था। जो अनिरुद्ध मिरर में जाह्नवी का पीठ साफ देख सकता था और वह जाह्नवी के पीठ पर हाथ फिराने लगा। जाह्नवी भी इस वक्त मदहोश हो रही थी, पर उसे भी थोड़ा डर लग रहा था। इतने में ही ब्लाउज की डोरी को खोल दिया। जाह्नवी का ब्लाउज बिल्कुल ढीला हो गया। जाह्नवी कांप गई और अनिरुद्ध के बाहों में सिमट गई, उसे कसकर अपनी बाहों में पकड़ ली। यह देखकर अनिरुद्ध मुस्कुरा उठा और जल्दी से आंखें खोलकर अनिरुद्ध ने भी जाह्नवी को टाइट पकड़ लिया और उसके चेहरे के बिल्कुल पास आकर उसकी आंखों में देखते हुए धीरे से बोला, रिलैक्स जान, कुछ नहीं है, ट्रस्ट मी। जाह्नवी अनिरुद्ध की बात सुनकर शांत होने लगी। जाह्नवी बहुत गहरी गहरी सांस ले रही थी। रूम की लाइट्स ऑन थी। जाह्नवी थोड़ा सा घबराने लगी। जाह्नवी को घबराता हुआ देखकर अनिरुद्ध जाह्नवी से बोला, जान माय बेबी, क्यों घबरा रही हो तुम? मेरे पास हो, फिर इतना घबराने की क्या ज़रूरत है तुम्हें? और आज की रात है तो सारे कपल्स की लाइफ में आते हैं, हर लड़की लड़के के लाइफ में आती है, इसमें डरने वाली कोई बात नहीं है बेबी। इतना कहकर जाह्नवी को अपने गोद में उठाकर उसे बेड पर लेटा दिया। उसके ऊपर बादलों की तरह छा गया था। अभी भी जाह्नवी का दिल बहुत ज़्यादा धड़क रहा था। वह डर रही थी कि पता नहीं क्या होगा। उसका डर उसके चेहरे पर साफ नजर आ रहा था। अनिरुद्ध कहने लगा, बिल्कुल डरो मत बेबी, मैं हूँ ना, मैं तुम्हें कोई भी तकलीफ़ नहीं दूंगा, तुम मेरी जान हो, मैं अपनी जान को भला कोई दर्द दे सकता हूँ। इतना कहकर वह जाह्नवी के फेस को अपने हाथों में लेकर उसके गाल पर किस कर दिया। जाह्नवी इस वक्त अपने आप को बहुत ज़्यादा ही खुशनसीब समझ रही थी। उसने अनिरुद्ध की तरह हस्बैंड मिला। वह बहुत ज़्यादा ही जाह्नवी का केयर करता था और आज जो अनिरुद्ध इस तरह से ट्रीट कर रहा था वह जाह्नवी को बहुत ज़्यादा ही सुकून और निडर बना रहा था। जाह्नवी आज तक किसी भी लड़के के साथ कोई भी कॉन्ट्रैक्ट में नहीं आई थी। जाह्नवी एक सिंपल गर्ल थी। जाह्नवी और अनिरुद्ध फर्स्ट बार होटल में साथ में थे, बट जाह्नवी और ना ही अनिरुद्ध, उन दोनों में से कोई भी अपनी लिमिट क्रॉस नहीं किया, क्योंकि जाह्नवी अपनी लिमिट जानती थी और कहीं ना कहीं अनिरुद्ध भी इस सारी बातों को समझता था कि जाह्नवी अलग तरह की लड़की है, इसीलिए वह उसके साथ औरों लड़कियों की तरह ट्रीट नहीं किया। लेकिन आज जब वह उसकी बाहों में उसकी पत्नी बनकर उसके सामने थी तो आज तो उसका पूरा हक था जाह्नवी पर। उसकी वाइफ, उसकी प्यार सब कुछ थी और आज वह जाह्नवी पर अपना हक ज़रूर बनाएगा। जाह्नवी भी अनिरुद्ध के चेहरे पर अपने हाथ रखकर कहने लगी, मैं डरूंगी तो आप हो न संभालने के लिए, मुझे आप संभाल लेना। इतना सुनते ही अनिरुद्ध एक सुकून की सांस लिया और फिर जाह्नवी के होठों पर अपने होठ रख दिए। जाह्नवी भी बिल्कुल डर नहीं रही थी, वह भी अनिरुद्ध का साथ देने लगी। जाह्नवी की बहुत तेज़ सांसें बढ़ने लगी। यह देखकर अनिरुद्ध अब अपने आप पर कंट्रोल नहीं कर पाया और अपने जैकेट को हटाने लगा। उसने अपने ऊपर के सारे ड्रेस हटा दिए और जाह्नवी के भी लहंगे को हटाने के बाद इस वक्त जाह्नवी अनिरुद्ध के सामने विदाउट ड्रेस के थी। अनिरुद्ध एक स्माइल के साथ उसे अपने गले लगा लिया और उसके हाथों को अपने हाथों में पकड़कर पेट से लगा दिया और उसे बड़े ही प्यार से ट्रीट करने लगा। उसके गले पर किस किया, उसके सारे बॉडी को किस करने लगा और एक प्यारा सा दर्द जो कि जाह्नवी की आह से अनिरुद्ध को एहसास हुआ। अनिरुद्ध गर्म सांस भरकर जाह्नवी के कानों के पास आकर बोला, जान एनी प्रॉब्लम? जाह्नवी एक पल के लिए तो बहुत ज़्यादा पेन महसूस की, फिर वह रिलैक्स होने लगी। वह बोली, नहीं बेबी, मैं ठीक हूँ।
वह रात काफ़ी प्यारी रात थी। दोनों ने एक दूसरे की बाहों में खो गए थे, जो हर पति पत्नी के ज़िंदगी में आती है। उस रात अनिरुद्ध ने जाह्नवी को बहुत प्यार दिया, वह प्यार जो जाह्नवी चाहती थी और उसे हक भी रखती थी। उन दोनों के बॉडी पर बहुत सारे रेड मार्क्स बन गए थे। वह निशानियाँ प्यार की निशानियाँ थी। अगली सुबह जब जाह्नवी की आँख खुली, उसके बॉडी पर एक भी कपड़ा नहीं था। वह अपने आप को चादर में लपेटे हुए फ़ौरन से वॉशरूम में चली गई। उसका पूरा बॉडी आज पेन कर रहा था, उसे चला भी नहीं जा रहा था। उसने हॉट शावर लिया, उसे काफ़ी राहत मिली और वह बाहर आकर बहुत ही खूबसूरत पिंक कलर की साड़ी पहन ली। उस साड़ी में जाह्नवी बहुत ज़्यादा ही खूबसूरत लग रही थी। वह जब रेडी हो रही थी तो अनिरुद्ध भी उठ चुका था और वह सीधे ड्रेसिंग के सामने नज़र घुमाकर जाह्नवी को देखने लगा। जाह्नवी जब पीछे मुड़ी तो अनिरुद्ध उसे ही देख रहा था। वह फ़ौरन से अनिरुद्ध के पास आई और उसके गले में अपनी बाहें डालकर उसे गाल पर किस कर ली और कहने लगी, गुड मॉर्निंग माई जान। अनिरुद्ध, गुड मॉर्निंग माई स्वीट हार्ट। और वह भी जाह्नवी को टाइटली हग किया और उसे फिर से बेड पर लिटा दिया। इतने में ही अनिरुद्ध की नज़र बेड पर गई जहां पर ब्लड लगे हुए थे। यह देखकर उसकी आंखें ठहर गई। इतने में ही जाह्नवी देखने लगी, अनिरुद्ध क्या हुआ। अनिरुद्ध फ़ौरन से जाह्नवी को वहाँ से खड़ा किया और उसे बेड को फ़ौरन से चेंज किया। जाह्नवी इस वक्त बहुत ज़्यादा ही शर्मा रही थी। अनिरुद्ध उसे शर्माता हुआ देख करके मुस्कुरा दिया और उसके करीब आया, कहने लगा, जान मेरी तरफ देखो। जाह्नवी अनिरुद्ध की तरफ देखी। अनिरुद्ध कहने लगा, जान यह तो नॉर्मल है, ऐसा कुछ नहीं है। अब हमारे बीच कोई भी सीक्रेट नहीं है, तो फिर इतना शर्माने की क्या ज़रूरत है। तुम तो मेरी जान हो ना। और फिर उसे अपने सीने से लगा लिया। जाह्नवी, अनिरुद्ध आप वॉशरूम में फ्रेश हो जाओ, मैं नीचे जा रही हूँ। दादी जी का फ़ोन भी आया था, हमें पग फेरे के लिए जाना है। इतना सुनकर अनिरुद्ध मुस्कुरा उठा और वह जाह्नवी का माथा चूमकर वॉशरूम में चला गया। तब तक जाह्नवी नीचे आ गई। नीचे मिस्टर और मिसेज ओबेरॉय बैठे हुए थे। जाह्नवी आई, उन दोनों के पैर छूकर आशीर्वाद ली। मिसेज ओबेरॉय ने जाह्नवी को गले से लगा ली और कहने लगी, जाह्नवी बेटा आज पग फेरे के लिए जाना है, इसीलिए अच्छे से रेडी हो जाओ और नाश्ता कर लो। जाह्नवी कहने लगी, माँ मैं रेडी हूँ, बस अनिरुद्ध फ्रेश हो रहे हैं, वह भी आज जाते हैं तब नाश्ता करते हैं। डाइनिंग टेबल पर नाश्ता लग गए थे, बस सभी लोग अनिरुद्ध का ही इंतज़ार कर रहे थे। थोड़ी देर में आ गया, वह भी जाह्नवी के पास बैठ गया। जाह्नवी उसके प्लेट में नाश्ता सर्व की और जैसे ही वह खाने लगी, अनिरुद्ध ने रोक दिया और उसे अपने हाथों से जाह्नवी को नाश्ता कराने लगा। मिस्टर और मिसेज ओबेरॉय देखकर बहुत ज़्यादा ही खुश थे कि हमारा बेटा और बहू कितने अच्छे हैं, दोनों एक दूसरे को कितना प्यार करते हैं। सब ने अपना नाश्ता फिनिश किया। फिर अनिरुद्ध ने कहने लगा, चलो वाइफी, मैं गाड़ी में इंतज़ार कर रहा हूँ, आ जाओ। जाह्नवी मिसेज और मिस्टर ओबेरॉय से मिलकर बाहर आई और वह कार में बैठ गई। अनिरुद्ध कार स्टार्ट कर दिया। आधे घंटे में ही वह दोनों जाह्नवी के घर पहुंच गए। कोमल जाह्नवी को देखी तो बहुत ज़्यादा ही खुश हो गई। वह फ़ौरन से जाह्नवी को गले से लगा ली। जाह्नवी बहुत खुश थी। जाह्नवी ने कोमल से कहने लगी, कोमल तुम अच्छी हो ना। कोमल कहने लगी, दी आप नहीं थी तो मैं बिल्कुल भी अच्छी नहीं थी, लेकिन आप आ गई हैं तो मैं बहुत अच्छी हूँ। जाह्नवी अपने पापा से मिली और दादी से भी, वह बहुत ज़्यादा खुश थी। अनिरुद्ध भी मिस्टर अमर जी से मिले और वह सुंदरा जी से। सब ने बैठकर बहुत सारी बातें किए। मिस्टर अमर अपने होटल चले गए, उन्हें बहुत सारे अरेंजमेंट करने थे। कुछ ही दिन में कोमल की भी शादी होने वाली थी। वसुंधरा जी बाहर जाकर बैठ गईं क्योंकि उन्हें भी थोड़ा शादी का अरेंजमेंट करना था और वह कमला आंटी को भी साथ लेकर गईं। कोमल, अनिरुद्ध और जाह्नवी बात कर ही रहे थे कि अचानक से कोमल के पेट में दर्द होने लगा। वह जाह्नवी से कहने लगी, दी मेरे पेट में बहुत तेज़ दर्द हो रहा है, प्लीज़ मुझे बचा लो। यह सुनकर के जाह्नवी बहुत परेशान हो गई। कोमल बहुत ज़्यादा चीखे चिल्लाए जा रही थी। अनिरुद्ध एक पल के लिए तो सुन पड़ गया था कि अचानक से कोमल को क्या हो गया। उसने जल्दी से डॉक्टर को फ़ोन किया। डॉक्टर फ़ौरन से घर आए। वसुंधरा जी भी बहुत ज़्यादा घबरा गई थी। अचानक से कोमल को क्या हो गया। डॉक्टर आए तो कोमल का चेकअप किए। कोमल ने कुछ उल्टा सीधा खाना खा लिया था, जिसकी वजह से उसके पेट में दर्द होने लगे थे, बट उसका बच्चा बिल्कुल फाइन था। डॉक्टर कहने लगे, बच्चे को कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ है, बस वह खाने की वजह से ऐसा हुआ है। आप उल्टा सीधा मत खाया करिए, अपना ख्याल रखिए। फ़ौरन से कोमल को डॉक्टर ने इंजेक्शन दिया और कुछ दवाइयाँ देकर डॉक्टर चले गए।
कबीर को पता चला था कि कोमल को प्रॉब्लम हुई है। वह फ़ौरन से दौड़ता भागता हुआ कोमल से मिलने चला आया। आकर देखा तो कोमल बेड पर लेटी हुई थी। उसके पास आकर उसके हाथों को पकड़ लिया और कहने लगा, कोमल बच्चा तुम ठीक तो हो ना? बच्चा सही तो है ना? जानवी कहने लगी, कबीर घबराने की कोई बात नहीं है, इसके उल्टे सीधे खाने की वजह से हुआ है। तुम्हारा बच्चा बिल्कुल सही है, बस इसकी वजह से पेट में दर्द हुआ है। कबीर कहने लगा, चलो कोमल हॉस्पिटल चलते हैं। पर कोमल उसे कहने लगी, कबीर मैं बिल्कुल ठीक हूँ, बस खाने की वजह से ऐसा हुआ है। अब मैं बिल्कुल ठीक हूँ, घबराने की कोई बात नहीं है। कबीर उसे गले लगा लिया और कहने लगा, कोमल तुम्हें कुछ हो जाए मैं बर्दाश्त नहीं कर पाऊँगा, प्लीज़ तुम अपना ख्याल रखा करो ना। वसुंधरा जी दोनों के पास आ गई और कोमल और कबीर के सर पर हाथ रखकर उन्हें कहने लगी, इसी तरह खुश रहा करो बच्चों। इतने में मिस्टर अमर भी आ गए थे। फ़ौरन से दौड़ के कोमल के पास गए। कहने लगे, कोमल बेटा क्या हुआ? जानवी कहने लगी, पापा घबराने की कोई बात नहीं है, आपको पता है ना उल्टा सीधा खाना खाते रहती है, इसी वजह से इसके पेट में दर्द हो गया था, बाकी और सब कुछ ठीक है। मिस्टर अमर कहने लगे, बच्चा तो ठीक है ना? कोमल कहने लगी, पापा आप टेंशन मत लीजिए, बेबी बिल्कुल सही है। यह सब देख करके सब बहुत खुश हुए। देखते ही देखते 8 दिन कैसे बीत गया पता ही नहीं चला और फ़ौरन से कोमल की शादी की डेट फिक्स हो गई, क्योंकि कोमल की शादी करवानी बहुत ज़रूरी थी, वरना सबको पता चल जाती कि शादी से पहले ही कोमल माँ बनने वाली है। यह जानकर के मिस्टर अमर की कितनी बदनामी होगी, इस वजह से वह ज़्यादा परेशान रहा करते थे। जानवी सब कुछ समझती थी कि उसके पापा किस वजह से परेशान हैं। जानवी अपने पापा के पास गई और कहने लगी, पापा आप परेशान मत होइए, बस कुछ दिनों की बात है, कोमल की शादी हो जाएगी, उसके बाद आप टेंशन फ्री हो जाएंगे। मिस्टर अमर कहने लगे, यही तो प्रॉब्लम है बेटा, जब तक कोमल की शादी हो नहीं जाती तब तक से मैं चैन में नहीं आऊँगा। जानवी अपने पापा के गले लग गई और कहने लगी, पापा रिलैक्स हो जाइए, आपको इस तरह परेशान देखकर मैं भी परेशान हो जाती हूँ, आपको पता है ना। इतने में अनिरुद्ध भी आ गया। कोमल की शादी होने वाली थी तो जानवी अपने मायके ही रहती थी और कोमल का भी ख्याल रखना था। अनिरुद्ध तो जानवी के बिना रह ही नहीं पाता था, तो वह जानवी के पास ही रहता था और कहने लगा, क्या बातें हो रही है पापा और बेटी में? मिस्टर अमर कहने लगे, कुछ नहीं बेटा, आओ बैठो, बस हम कोमल की शादी के बारे में बातें कर रहे हैं। जानवी अच्छे से जानती है कि मैं परेशान हूँ और इसको मेरी परेशानी देखी नहीं जाती है। अनिरुद्ध कहने लगा, जानवी ऐसी ही है, किसी की प्रॉब्लम इसे देखी ही नहीं जाती है। मिस्टर अमर कहने लगे, नहीं बेटा ऐसी बात नहीं है, बेटियां बाप को प्रॉब्लम में देख ही नहीं सकती हैं, वह चाहे कितना भी खुद ही प्रॉब्लम में क्यों ना हो, लेकिन अपने बाप की प्रॉब्लम सबसे पहले उन्हें नज़र आती है। यह सुनकर के अनिरुद्ध जानवी को बहुत प्यार से अपनी बाहों में भर लिया और कहने लगा, हमारी जानवी है ही ऐसी, सबसे अलग। इतना सुनकर मिस्टर अमर मुस्कुराने लगे। कहने लगे, आप लोग बैठकर बातें करो, मैं जा रहा हूँ ऑफिस, कुछ काम है और मुझे मिस्टर खन्ना से भी बातें करनी है। बस 2 दिनों के बाद कोमल और कबीर की शादी है, उसकी सारी प्रिपरेशन भी करनी है। अनिरुद्ध कहने लगा, पापा आप आराम कीजिए, मैं मिस्टर खन्ना से बात कर चुका हूँ, सब कुछ हम दोनों ने डिस्कस कर लिया है और कैसा क्या होगा कबीर शाम तक मुझे सारा डिटेल भेज देगा। इतना सुनकर मिस्टर अमर कहने लगे, वाह बेटा, तुमने तो मेरी टेंशन ही दूर कर दी, चलो अच्छा है बात हो गई। और मिस्टर ओबेरॉय कैसे हैं, कब तक आएंगे? वह भी यहीं पर आकर रहते, सारी फैमिली इकट्ठी तो कितना अच्छा लगता। कोमल भी कमरे से बाहर आ गई। जानवी देखी तो उठ गई और कोमल को पकड़ के उसे अपने पास बैठा ली। कहने लगी, कैसी हो कोमल, अब ठीक लग रहा है ना तुम्हें? कोमल कहने लगी, हाँ अब ठीक हूँ मैं दी। सारा कुछ प्रिपरेशन चालू था और होटल में भी सारा डेकोरेशन शुरू हो चुका था। देखते ही देखते 2 दिन कैसे बीत गए पता ही नहीं चला। अगली सुबह कोमल की शादी थी। कोमल ने अपनी शॉपिंग कबीर के साथ जाकर कर ली थी। वह
मैरून कलर की खूबसूरत सा डिजाइनिंग लहंगा लेकर आई थी। सारा कुछ लग्जरियस होने वाला था और वह सब कुछ मिस्टर अमर खुद के ही होटल में करवाने वाले थे। मिस्टर खन्ना के परिवार वाले भी बहुत अच्छे थे, बिल्कुल सपोर्टिंग। कबीर तो कबीर था ही, वह तो कोमल पर जान देने वाला था। उसके मॉम डैड और उसके भाई भाभी भी बहुत अच्छे थे। मिस्टर और मिसेज ओबेरॉय भी आ गए थे और मिस्टर गोपाल ओबेरॉय भी। सभी लोग शादी में आए हुए थे। बहुत खूबसूरत सा डेकोरेशन हुआ था। मिस्टर अमर का खुद का होटल था ही, बस उन्हें डेकोरेशन और अच्छी करनी थी, इसीलिए उन्होंने सब कुछ लग्जरियस किया हुआ था। इधर जानवी कोमल को अच्छे से तैयार होने में मदद कर रही थी, लेकिन अनिरुद्ध बेचारा खोया खोया सा था, क्योंकि सुबह से ही जानवी कोमल के पास ही थी, क्योंकि कोमल की देखभाल करनी जो पड़ रही थी। एक आदमी कोमल के पास रहना जरूरी था। अनिरुद्ध कमरे में आया तो देखा कि कोमल के पास जानवी बैठी हुई है और उसके दुपट्टे को सेट कर रही थी। पार्लर वाली मेकअप करके चली गई थी, बस दुपट्टे ही सेट करना था और वह दुपट्टा जानवी सेट कर रही थी। जानवी भी बहुत खूबसूरत सा ग्रीन पीच कलर का लहंगा पहन रखी थी, उसमें बहुत ज़्यादा ही क्यूट लग रही थी, एकदम बेबी डॉल की तरह। अनिरुद्ध आते के साथ जानवी को पीछे से अपनी बाहों में भर लिया। जानवी एक पल के लिए चौंक गई और वह जैसे ही चिल्लाने वाली थी कि अनिरुद्ध ने उसके गाल पर किस कर लिया। जानवी समझ गई कि अनिरुद्ध है और कहने लगी, क्या हुआ है अनिरुद्ध, इस तरह से अचानक यहाँ? कोमल भी है। इतने में कोमल कहने लगी, कोई बात नहीं है जीजू, मुझे पता है दिन भर दी मेरे साथ थी, इसलिए आपका दिल नहीं लग रहा है ना? कोई नहीं, आज के बाद दी आपके पास ही होगी। मैंने दी को हमेशा के लिए आपको दे देनी है। आप बिल्कुल भी टेंशन मत लीजिए, मैं कल से ही कबीर के साथ रहूँगी। कबीर की जिम्मेदारी होगी मुझे संभालना, मुझे देखभाल करना। आज से लेकर दी मेरे पास रही है और आप दी को लेकर कितना इमोशनल है मुझे सब पता है। दी आप टेंशन मत लीजिए, मुझे पता है अनिरुद्ध जीजू कैसे हैं और वह तो आपके बिना बिल्कुल भी रह नहीं सकते हैं, इसीलिए आ गए हैं आपसे मिलने के लिए। डोंट वरी, मुझे वॉशरूम जाना है, आप लोग कंटिन्यू करिए। इतना कहकर कोमल जाने वाली थी कि सिद्धार्थ आता है, कहने लगा, सब लोग रेडी हैं? जानवी कोमल को पकड़कर वॉशरूम की तरफ लेकर जाती है और उसे वॉशरूम के अंदर जाने के बाद बाहर से दरवाज़ा लॉक कर देती है और कहती है, मुझे आवाज़ दे देना बाहर आना हो तो। इधर फिर से अनिरुद्ध बहुत गुस्सा हुआ। कोमल तो वॉशरूम चली गई, बट सिद्धार्थ आ गया। सिद्धार्थ को कहने लगा, जाना यार, क्यों आया है? कुछ देर तो मुझे अकेले छोड़ देना अपनी वाइफी के साथ, मुझे कुछ गुटरगू करनी है, समझना यार। तू जाना तारा के पास कंटिन्यू कर। इतना सुन करके सिद्धार्थ उसको एक गुस्सा लगाता है और कहता है, तो सबको हल्ला करके बता दे कि मेरा क्या है और कहाँ चक्कर चल रहा है। अनिरुद्ध कहने लगा, मैं तो तुम्हारा प्लान सेट कर रहा हूँ ना, मैं अपनी वाइफी के साथ खुश हूँ तो तू अपनी तारा के साथ खुश रहना। जा तारा को समझाओ, तुम उसे बहुत मोहब्बत करता है, वह समझ जाएगी। इतने में जानवी कहने लगी, तारा समझती है वह सिद्धार्थ को पसंद करती है, बट वह कह नहीं पाती। लेकिन यहाँ पर सिद्धार्थ को आगे बढ़ के कहना चाहिए, तारा ज़रूर एक्सेप्ट करेगी, आखिर वह मेरी फ्रेंड जो है। इतना सुनकर के सिद्धार्थ भागा भागा वहाँ से चला जाता है और वह जाकर तारा को लोगों से दूर लेकर जाता और एकांत में उसे प्रपोज कर देता है। तारा को बिल्कुल भी एक्सपेक्ट नहीं था कि सिद्धार्थ उसे अचानक से प्रपोज कर देगा। तारा उसे प्रपोज को एक्सेप्ट कर लेती है, क्योंकि सिद्धार्थ को वह भी बहुत प्यार करती थी। इधर जानवी और अनिरुद्ध कमरे में थे। अनिरुद्ध उसे अपनी बाहों में पकड़ के बहुत ज़्यादा टाइटली हग कर लेता है और कहता है, जान, पूरे दिन मैंने नहीं मिला तुमसे, मुझे सुकून नहीं मिल रहा था। मैं कब से सोच रहा था कि कब से मैं सुकून तुम्हारी बाहों में ले लूँ, पर मुझे वक्त ही नहीं मिल रहा था। तुम बहुत ज़्यादा खूबसूरत लग रही हो जान। इतना सुन के जानवी भी कहने लगी, अनिरुद्ध आई लव यू बेबी। अनिरुद्ध भी कहने लगा, आई लव यू टू माई जान। इतना कह कर के जानवी के फोरहेड पर किस कर देता है और फिर से उसे अपनी बाहों में कस के पकड़ लेता है और आंखें बंद कर लेता है।
जानवी भी अनिरुद्ध को पकड़ के अपनी बाहों में भर लेती है। अभी वह दोनों अपने सुकून में खोए हुए थे कि उधर से मिस्टर अमर आते हैं और उन दोनों को देख लेते हैं और वहीं पर रुक जाते हैं। अनिरुद्ध और जानवी को देखकर बहुत ज़्यादा ही हैप्पी होते हैं कि हमारे बच्चे कितने एक दूसरे के साथ हैप्पी हैं। और क्या चाहिए माँ बाप को, अपने बच्चों की खुशियाँ ही तो चाहिए। तभी कोमल वॉशरूम का दरवाज़ा नॉक करती है। कोमल की दरवाज़ा नॉक करने की वजह से जानवी सेंस में आई और अनिरुद्ध से दूर हुई वॉशरूम का दरवाज़ा खोल देती है। जानवी का हाथ पकड़ के उसे बेड पर बैठा देती है। कोमल थक गई थी। इस सिचुएशन में कोई भी थक जाता और कोमल तो बहुत ज़्यादा ही नाजों से पली बड़ी थी और ऊपर से सुबह से लेकर भारी भारी ड्रेसेस चेंज करना बहुत भारी पड़ रहा था। कोमल के चेहरे पर काफ़ी थकान नज़र आ रहा था और आखिर वह माँ बनने वाली थी तो थकान तो होना ही था ना। तभी मिस्टर अमर कहने लगे, सब कुछ सही है, चलो शादी का मुहूर्त निकला जा रहा है। जानवी और एक तरफ अनिरुद्ध उसे लेकर जाते हैं। मंडप लगा हुआ था, सब कुछ रेडी था। कोमल को लेकर जानवी ने कबीर के बगल में बैठा दी। पंडित जी मंत्र पढ़ना स्टार्ट किए। कुछ ही देर में शादी भी संपन्न हो गई। सब लोग फूलों की बारिश करने लगे। कबीर तो बस हवाओं में उड़े जा रहा था क्योंकि उसे उसके सालों की ख्वाहिश पूरी हो गई थी। आज कोमल हमेशा के लिए उसकी हो गई। अब क्या चाहिए उसको। मिस्टर अमर की अब सारी चिंताएं भी दूर हो गई। अब वह चैन की सांस लिए। अब कोमल को कोई भी उल्टा सीधा नहीं कह सकता है और उनकी भी इज्जत सही सलामत बच गई और किसी को पता भी नहीं चला। कोमल को थोड़ी प्रॉब्लम सी हो रही थी, इसीलिए जानवी ने उसे लेकर कमरे में चली गई। उसे खाना खिलाया और थोड़ी सी रेस्ट के बाद कबीर उसे अपनी बाहों में भर के अपने घर की तरफ लेकर चल दिया। मिस्टर अमर तो अपने जिगर के टुकड़े को विदा कर रहे थे। वह बस आंखों से आंसू बहाए जा रहे थे। कोमल भी बहुत ज़्यादा रो रही थी और जानवी भी। जानवी अभी एक दिन और रहेगी अपने पापा के यहाँ क्योंकि पग फेरे के लिए कोमल आने वाली है। इसकी वजह से वह रहेगी और जानवी रहेगी तो जाहिर सी बात है जानवी और अनिरुद्ध दोनों यहीं रहेंगे। अनिरुद्ध जानवी, अमर जी और वसुंधरा जी को कार में एक साथ लेकर अपने घर चला गया। कबीर भी कोमल को अपने घर लेकर चला गया। कोमल भी रात बहुत खुश थी। कबीर तो कोमल को अपनी बाहों में देखकर खुशी का ठिकाना ही नहीं रहा। वह प्यार से आज कोमल को ट्रीट कर रहा था। वह प्यार जो कोमल कभी चाहती ही नहीं थी, लेकिन कबीर के प्यार के आगे उसकी एक न चली और वह भी कबीर को चाहने लगी। आज कबीर को अपनी बाहों में भी सुकून मिल रहा था और कोमल को भी। दोनों एक दूसरे के बाहों में खो से गए थे। जानवी अपने घर आकर बहुत ज़्यादा रिलैक्स कर रही थी। अनिरुद्ध कहने लगा, मैं भी हूँ मैडम, मुझे क्यों भूल गई आप। इतना कह कर के बेड पर आकर जानवी को अपनी बाहों में भर लिया और कहने लगा, आज भी मुझे संभाल लेना जान, क्योंकि आज भी मेरा मूड। इतना कहना था कि जानवी उसके होठों पर अपना होठ रख दी और यह देखकर अनिरुद्ध भी उसके होठों का रिस्पॉन्स देने लगा। दोनों एक दूसरे में खो गए थे। वह रात सुकून की रात थी और दोनों एक हो गए। उधर कोमल भी कबीर के साथ खुश थी। तारा को भी अपना प्यार मिल गया। अब क्या चाहिए, सबको अपना अपना लाइफ पार्टनर मिल गया और सुकून से हो गए। 9 महीने के बाद कोमल ने एक प्यारी सी बेटी को जन्म दी। वह शायद दूसरी कोमल थी। सब ने हॉस्पिटल जाकर कोमल को कंग्रेचुलेशन किया। जानवी बहुत ज़्यादा हैप्पी थी कि वह मौसी बन गई। कोमल कहने लगी, दी आप कब मुझे मासी बना रही हैं। अनिरुद्ध कहने लगा, अभी साली साहिबा मुझे एंजॉय करना है, अभी मुझे बेबी प्लान नहीं करना है, और वैसे भी आपका बेबी है ना, जब मन करेगा मैं आकर खेल लूँगा। कोमल कहने लगी, हाँ जीजू, यह आपकी भी बच्ची है। कबीर तो अपनी बेबी को देखकर रोने लगा था। कितनी क्यूट थी। सब लोग उसे बच्चे को लेकर के बहुत ज़्यादा हैप्पी थे। सभी फैमिली एक साथ वहीं पर मिले थे। यही होता है कहानी का एंड। कहानी कैसी लगी मुझे ज़रूर बताइएगा। चैनल पर नए हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा। कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अजय, अर्नव, तुम मेरी बहन को क्यों परेशान कर रहे हो। छोड़ दो ना और चलो, मुझे नींद आ रही है। बहुत ज़्यादा ही मैं थक चुका हूँ। कल ही मेरी शादी है, क्यों इतना परेशान हो रहे हो और मेरी बहन को भी कर रहे हो। मधु, अजय भाई, क्या सच में अर्नव भाई आशी को परेशान कर रहे हैं। ओहो सॉरी आशी भाभी।
अजय आशी से पूछ लेते हैं ना। मैं तो अभी देख रहा हूँ कि अर्नव आशी को परेशान कर रहा है। अर्नव आई नो। हाँ तो इसमें सोचने की क्या बात है, तुम खुद ही आशी से पूछ लो। आशी सामने बैठी है। जान क्या मैं आपको परेशान किया? आशी अर्नव को देखते हुए कहने लगी। नहीं तो। अजय भाई अर्नव जी मुझे परेशान तो नहीं कर रहे हैं अभी, पर हाँ परेशान करते हैं तो, बट अभी तो नहीं कर रहे हैं। तभी शकुंतला जी पीछे से आईं और कहने लगी, क्यों अर्नव बेटा, मेरी आशी को क्यों परेशान करते हैं आप? अर्नव पीछे मुड़कर देखता है तो सरोजनी जी और लता जी खड़ी थी। लता जी कहने लगी, हाँ अब वह मेरी बेटी है और मेरी बेटी को परेशान आप नहीं कर सकते हैं। इतना कहते हुए वह आशी के पास आकर के उसके बेड पर बैठ गई और कहने लगी, दिखाओ आशी बेटा आपकी मेहंदी कैसी रची है। आशी बहुत ही खुश होकर के अपने हाथ आगे करके कहने लगी, देखिए माँ। सरोजनी जी भी आई और आशी के पास बैठ गई। वह भी आशी की मेहंदी देखने लगी और कहने लगी, बहुत ही अच्छी रंग लाई है आपकी मेहंदी। सच में अर्नव तो बहुत ही आपसे प्यार करते हैं, उनका प्यार तो आपकी मेहंदी पर खूब दिख रहा है। यह सुनकर के अर्नव सरोजनी जी के बगल में बैठते हुए उनको अपनी बाहों में भर लिया और कहने लगा, ऑफ कोर्स दादी माँ, मैं तो आशी को अपनी जान मानता हूँ और आप सब लोग अच्छे से जानते हैं मैं आशी से कितना प्यार करता हूँ। यह भी बताने वाली बात है। मधु मुँह बनाते हुए कहने लगी, कोई मेरी भी मेहंदी देखेगा या नहीं? और वह सरोजनी जी के पास आई और कहने लगी, दादी माँ मेरी भी मेहंदी देख लीजिए ना। लता जी आगे बढ़कर कहने लगी, आपकी भी मेहंदी बहुत अच्छी है बेटा। आप वैसे सोचती हैं कि हम लोग आपकी मेहंदी नहीं देखते, आशी के बाद आपकी मेहंदी देखने आते और आपकी भी मेहंदी बहुत ही रंगलाई है। कहीं आपके भी प्यार करने वाले कोई है तो नहीं कहीं? इतना सुनते ही मधु शर्मा गई और शकुंतला जी के गले लग गई और कहने लगी, आंटी आप भी ना, ऐसा कुछ नहीं है। मुझे अभी लाइफ में कुछ करना है, अभी मैं शादी वादी के चक्कर में नहीं पड़ने वाली हूँ। अर्नव वेल डन माय सिस्टर, ऐसे ही तुम आगे बढ़ती रहो। लता जी अजय के पास गई और कहने लगी, कल शादी है ना तुम्हारी, तो सिमरन से बात कर लेना, कोई भी नर्वसनेस नहीं होनी चाहिए, क्योंकि वह बच्ची तुमसे हर वक्त दूर रहती है। उसे तुम समझाया करो। अगर मिस्टर शर्मा यहाँ रहते तो अलग ही बात होती, कितना मौज मस्ती करते हम लोग। सरोजनी जी कोई बात नहीं है लता, इसमें हम लोग क्या कर सकते हैं? उन लोगों के घर पर रिवाज नहीं है ऐसा, तो हम क्या कर सकते हैं कि वह लोग लड़के के घर में रह कर के शादी नहीं कर सकते हैं, तो उनकी भी बात सही है। हम लोग चलो चलते हैं बच्चों, सबको आराम करने देते हैं। कल शादी है तो बच्चों जल्दी उठ जाना और जल्दी से सो जाइए आप सब लोग। लता जी कहने लगी, अजय अर्नव को साथ जाकर अपने कमरे में सो जाओ, बहुत ज़्यादा ही कल रस्में करनी है, तुम थक जाओगे। और आशी बेटा आप भी सो जाओ, मधु आप भी, सब लोग सो जाइए। सरोजनी जी बेड से उठते हुए जाने लगी और अर्नव से कहने लगी, अर्नव आशी को परेशान नहीं करेंगे आप, मुझे पता है आप आशी को बहुत परेशान करते हैं, तो शादी तक उन्हें परेशान बिल्कुल नहीं करना है। अर्नव अच्छा ठीक है दादी माँ, मैं आपकी आशी को बिल्कुल परेशान नहीं करूँगा, मगर अपनी जान को तो परेशान कर सकता हूँ ना। सरोजनी जी बिल्कुल नहीं। अर्नव ओके ओके दादी माँ, फिर शादी के बाद तो परेशान कर सकता हूँ ना। सरोजनी जी शादी के बाद भी परेशान नहीं कर सकते हो। अर्नव दादी माँ तो मैं क्या करूँ आप ही बताइए। सरोजनी जी आशी को परेशान क्यों करना, आप तो प्यार करते हैं ना आशी से, तो फिर परेशान क्यों करते हैं। दादी माँ आप समझती क्यों नहीं हैं, मैं उन्हें परेशान नहीं करता हूँ, बल्कि मैं तो उन्हें प्यार करता हूँ, लेकिन उनको परेशानी नज़र आती है, इसके लिए मैं क्या कर सकता हूँ आप ही बताइए। आप तो अच्छे से जानती हैं ना कि मैं परेशान ना बाबा ना, कतई परेशान मैं तो अपनी जान को कर ही नहीं सकता हूँ। आशी दादी माँ अर्नव जी मुझे बिल्कुल परेशान नहीं करते हैं, सब गलत समझ रहे हैं। यह सुनकर के वहाँ पर सभी लोग आशी को देखने लगे। अजय आशी के पास आया और कहने लगा, वाह मेरी बहन आज से ही अपने होने वाले हस्बैंड की साइड लेने लगी, अभी शादी भी नहीं हुई है और देखिए मोहतरमा को
आशी शर्मा गई, उसका चेहरा पूरी तरह से लाल हो गया। लता जी और सरोजनी जी दरवाजे से ही खड़े होकर के आशी को देख रहे थे। कहने लगे, अच्छी बात है, आज से ही अपने पति का साइड लेना कोई गलत बात नहीं है। अजय, हमारी आशी बिल्कुल समझदार है, वह जो करती हैं बहुत ही सोच समझ कर करती हैं और आप बिल्कुल भी टेंशन नहीं लीजिए। आप तो अर्नव को अच्छे से जानते हैं ना कि वह जिसे दिल के करीब मानते हैं उनके साथ वह एकदम बच्चे की तरह बिहेव करते हैं। अजय अपना सर हाँ में हिलाया और कहने लगा, हाँ दादी माँ, मुझे पता है, आप लोग रेस्ट करिए, मैं भी अर्नव को लेकर कमरे में रेस्ट करने के लिए जाता हूँ। लता जी और सरोजनी जी अपने कमरे में चली गई। अजय कहने लगा, कोई बात नहीं है आशी, अर्नव बहुत ही अच्छा लड़का है। मैं कह रहा हूँ क्योंकि मैं अर्नव को बचपन से दोस्त और दोस्त कम भाई हूँ और मैं अच्छे से जानता हूँ कि अर्नव कैसा है। इसके पीछे तो हज़ारों लड़कियाँ मरती थी पर आज तक ये किसी को भी घास नहीं डाला है और आज तुम्हारे पीछे ऐसे है कि लगता है ही नहीं है कि मैं जिस अर्नव को जानता हूँ वह यह अर्नव है। आज मेरा भाई बहुत बदल चुका है और वह वजह आप हैं। आशी अजय के गले लग गई। आशी कहने लगी, हाँ भाई, मुझे पता है, अब आप लोग जाइए, हम लोग सोना चाहते हैं क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा ही थक गई हूँ। अजय उसके बेड से उठा और जाने लगा। जब अर्नव उसके पीछे नहीं आया तो वह अर्नव का हाथ पकड़े हुए उसे ले जाने लगा, पर अर्नव तो अभी आशी को ही देखे जा रहा था। आशी भी अर्नव को ही देख रही थी। अर्नव आशी के पास आया और कहने लगा, मेरी गुड नाइट किस्सी कहाँ है बेबी। यह सुनकर के आशी शर्मा गई कि अर्नव सबके सामने यूं ही कैसे बोल सकते हैं। वह शर्म से अपनी नज़रों को झुका ली और कहने लगी, आप जाइए ना, सो जाइए। इतना सुनते ही अजय वहाँ से चला गया। मधु वॉशरूम में चली गई। सब लोग समझ गए कि उन्हें अभी इस वक्त प्राइवेसी चाहिए, पर अर्नव आज सब कुछ समझ रहा था। वह धीरे से अपने दोनों हाथों से आशी के चेहरे को पकड़ा और उसके माथे पर किस कर दिया। कहने लगा, आप भी करो। आशी ने भी दोनों हाथों से अर्नव के फेस को पकड़कर उसके माथे पर किस कर दी और कहने लगी, अब आप जाइए। अर्नव आशी का हाथ पकड़े हुए था और उसे सहलाते हुए कहने लगा, आई लव यू माई जान। आशी भी उसके गले लग गई और कहने लगी, आई लव यू टू माई फ्यूचर हस्बैंड। इतना सुनकर के अर्नव मुस्कुरा उठा। मधु भी वॉशरूम से आ गई। इधर अर्नव का फ़ोन अर्नव के कमरे में था और वह काफ़ी देर से बज रहा था। अजय अर्नव के फ़ोन को ही अर्नव के पास लेकर आ रहा था उसे देने के लिए, पर वह यह देख कर के दरवाजे के पास रुक गया और वह देख करके बहुत ज़्यादा ही हैप्पी था कि आशी और अर्नव सच में एक दूसरे के लिए ही बने हुए हैं। उन दोनों में कितना प्यार है, सच में वह दोनों दूर रहकर भी दोनों एक दूसरे की फीलिंग्स समझ जाती हैं। रिश्ता हो तो ऐसा, सच में दोनों बेपनाह इश्क करते थे। मधु को देखते ही आशी अर्नव से दूर हुई। अर्नव कहने लगा, मधु आप सो जाओ और आशी आप भी सो जाइए। वह जैसे ही उठ कर के बेड से जाने वाला था, अजय फ़ौरन से दरवाज़ा खोल के अर्नव के पास आया और कहने लगा, देख भाई, किसी का फ़ोन आ रहा था और बहुत सारे मिस कॉल भी आए हुए हैं, देख ले, कुछ ज़रूरी होगा। इतना कहकर अर्नव के फ़ोन को उसे दे दिया। अर्नव जब अपना फ़ोन देखता है तो इस पर बहुत सारे मिस कॉल आए हुए थे और वह फ़ोन किसका था वह तो अब अर्नव ही जानता था। वह फ़ौरन से फ़ोन देखते ही कहने लगा, अजय तुम कमरे में जाकर रेस्ट करो, मैं बात करके आता हूँ, ज़रूरी है। अजय, ओके, जल्दी आना। अर्नव वहाँ से टेरेस की तरफ चला जाता है और वह अपना फ़ोन कानों के पास लगाया हुआ किसी से बात कर रहा था। वह कोई और नहीं बल्कि उसी के आदमी थे जिसे कि आशी के अंकल आंटी को इस शहर से निकालने का जिम्मेदारी दिया हुआ था। वह आदमी कह रहा था, सर आपने जिस आदमी और औरत को इस शहर से बाहर जाने के लिए बोले थे, वह आदमी और औरत आपके दुश्मन के पास पहुंच चुके हैं और वह दुश्मन दिग्विजय कुमार उन आदमियों के जरिए कुछ करना चाहता है। इतना सुनते ही अर्नव काफ़ी ज़्यादा ही गुस्से में हो गया। उसकी आंखें लाल हो चुकी थी, उसका चेहरा भी पूरी तरह से गुस्से से तिलमिला उठा था और कहने लगा, उसकी इतनी हिम्मत कि वह यहाँ तक पहुँच जाए। ठीक है, मैं किसी को भेज रहा हूँ, संभाल लेना तुम। इतना कह कर के वह फ़ोन कट कर देता है और फ़ौरन से फिर से कहीं फ़ोन लगाता है और कहने लगा, बहुत इम्पॉर्टेंट वर्क आ चुका है तो यह सब देखो।
क्या चल रहा है? मैं नहीं चाहता कि मेरी होने वाली वाइफ ही परेशान हो। फ़ोन के दूसरे साइड से ओके अर्नव, इतना कहकर फ़ोन कट कर दिया गया। अर्नव गुस्से में तिलमिला उठा था और कहने लगा, तेरी इतनी हिम्मत की तो। इतना कहकर वह अपने हाथों की मुठ्ठियाँ कस लिया। फिर कुछ देर रिलैक्स होने के बाद वह नीचे आया और सीधे अपने कमरे में गया और अजय, जो कि इस वक्त वॉशरूम में था, उसे फ़ौरन से वॉशरूम से बाहर हाथ पकड़कर लेकर आया और उसे सारी बातें समझाया। अजय इस वक्त वह भी परेशान हो गया। यह बात सुनकर कहने लगा, क्या ऐसा कुछ हो गया है? तो फिर क्या तुमने उसे बताया? अर्नव कहने लगा, जी हाँ, मैंने उसे सब कुछ बता दिया और बोल भी दिया संभालने को। अजय, अच्छा अब सो जाओ चुपचाप, कोई दिक्कत नहीं होगी। सब लोग सो गए। अगली सुबह फ़ोन की रिंग की वजह से अर्नव की आंखें खुली। वह फ़ौरन से फ़ोन रिसीव करता है। दूसरी साइड से बहुत ही कड़क आवाज़ से अर्नव की पूरी तरह से नींद खुल चुकी थी। वह कोई और नहीं बल्कि मिस्टर कुमार था। कहने लगा, मिस्टर खुराना, मुझे यह उम्मीद नहीं थी कि ऐसा तुम करोगे। तुम तो पहले से ही मुझे बर्बाद कर चुके थे। अब मैं तुम्हें क्या नुकसान पहुंचा दिया जो कि तुम यह कर बैठे? इतना सुनते ही अर्नव कहने लगा, तुम बहुत अच्छे से जानते हो कि तुमने क्या किया है। अपने नुकसान के जिम्मेदार तुम खुद ही हो। इतना कहकर अर्नव फ़ोन कट कर दिया और वह फ़ौरन से किसी को फ़ोन लगाया। उधर से बहुत ही भारी भरकम आवाज़ आया, मैंने सब कुछ सेट कर दिया है। अब ना तुम्हें और ना ही तुम्हारी वाइफी को प्रॉब्लम होगी, समझे? अर्नव स्माइल करते हुए कहने लगा, यार तुम हर वक्त इतने सीरियस मूड में क्यों रहते हो? चिल करो और हाँ, शाम को आना मत भूलना क्योंकि आज अजय की शादी है। इतना सुनकर सामने से आवाज़ आई, तुम अच्छे से जानते हो कि मैं वहाँ नहीं आ सकता हूँ। फिर तुम एक ही बात को क्यों बार बार कहते हो? इस बार कोई भी बहाना नहीं चलेगा। अर्नव ने भी तेज़ आवाज़ में कहा, पर तुम तो जानते हो ना कि मैं किस कारण से वहाँ नहीं आ सकता हूँ। फिर तुम क्यों जिद कर रहे हो? अर्नव, मुझे कुछ नहीं सुनना है, तुम बस आ रहे हो। इतना कह करके वह फ़ोन रख दिया। अजय भी उठ गया और कहने लगा, कौन है भाई? अर्नव, और कौन हो सकता है, वही शैतान का बच्चा। यह सुनकर के अजय स्माइल करने लगा और बोला, क्या वो आ रहा है? अर्नव, आना तो उसे पड़ेगा ही हर हाल में। यह सुनकर के दोनों एक दूसरे को देख करके हंस पड़ते हैं और दोनों उठकर जल्दी से वॉशरूम में जाते हैं, पर दोनों एक साथ ही दौड़ पड़े थे। अर्नव कह रहा था, मैं पहले जाऊंगा। अजय कह रहा था, मैं पहले जाऊंगा। पहले पहले के चक्कर में दोनों लड़े जा रहे थे। तभी सरोजनी जी आती हैं और कहने लगी, क्या आप दोनों बच्चे की तरह लड़ाई कर रहे हो? ऐसा कौन करता है? आप लोगों की शादी होने वाली है और इस तरह से बच्चों वाली हरकत शोभा नहीं देते हैं। अर्नव, दादी माँ देखिए ना, यह मुझे जाने नहीं दे रहा है। अजय, दादी माँ यह मुझे नहीं जाने दे रहा है। तभी पीछे से लता जी आई और कहने लगी, यह सब मजाक मस्ती बाद में कर लेना, आप दोनों पहले बहुत रस्में करनी है। अर्नव बेटा, आप अजय को जाने दो। सरोजनी जी, हाँ अर्नव बेटा, आप तो समझदार हो ना? अर्नव कहने लगा, यस दादी माँ, मैं बहुत समझदार हूँ, जाओ तुम ही पहले। वह अजय को हाथ के इशारे से कह रहा था। अजय स्माइल करते हुए अर्नव के गले लग गया और कहने लगा, थैंक यू भाई, और वह फ़ौरन से वॉशरूम में भाग गया और दरवाज़ा लॉक कर दिया। यह देख कर के बाहर खड़ी लता जी और सरोजनी जी की हंसी नहीं रुक रही थी, क्योंकि यह तो बिल्कुल छोटे बच्चों की तरह कर रहे थे। जैसे लग रहा था कि उनका बचपन वापस आ गया। यह देखकर लता जी भी हंस पड़ी थी और दोनों खुश थी कि आज भी ये दोनों बच्चे की तरह हरकत कर रहे हैं। और कहने लगी, अर्नव बेटा, जल्दी से आप भी रेडी हो जाओ और अजय को भी रेडी कर दो और फ़ौरन से नीचे आ जाइए आप सब लोग। लता जी चली गई थी, पर सरोजनी जी अभी जा ही रही थी कि अर्नव ने सरोजनी जी का हाथ पकड़ के कहने लगा, दादी माँ एक बात आपसे कहनी है। सरोजनी जी रुक गई और कहने लगी, क्या बात है बेटा? अर्नव, दादी माँ वह भी आ रहा है। सरोजनी जी, वह भी कौन? तभी उनके दिमाग में किसी की छवि नजर आई और वह फ़ौरन से अपने सर को झटक दी और कहने लगी, नहीं, यह नहीं हो सकता है। अर्नव सरोजनी जी का हाथ पकड़कर कहने लगा, प्लीज़ दादी माँ, बात समझने की कोशिश करिए ना, उसकी क्या गलती है, आप प्लीज़ समझिए। तभी आसी आकर कहने लगी, किस बारे में आप लोग बात कर रहे हैं? कौन गलत नहीं है?
सरोजनी जी, कोई नहीं बेटा, बस आप रेडी हो गई? नहीं दादी माँ, मुझे कुछ काम है आपसे, इसीलिए मैं आपको ढूंढते हुए यहाँ पर आ गई हूँ। अर्नव, दादी माँ प्लीज़ अब मेरी बात मान लीजिए ना, उसकी क्या गलती है, वह तो ना समझे ना दान है। आप क्यों इस तरह से जिद करके बैठी हैं, वह भी तो आपका बेटा है ना, फिर आप इस तरह से क्यों ऐसे कर रही हैं? और इस वक्त सरोजनी जी को बहुत मनाने की कोशिश कर रहा था, क्योंकि वह किसी को बुलाया हुआ था। वह कौन था वह तो वक्त आने पर पता चलेगा। सरोजनी जी थक हार करके हाँ बोल दी। यह सुनकर के अर्नव वह ज़्यादा ही खुश हो गया और सरोजनी जी के गले लगा लिया। सरोजनी जी आशी का हाथ पकड़े हुए अर्नव के कमरे से लेकर चली गईं। अर्नव इस वक्त आशी को भी गले लगाना चाहता था, पर वह अपने आप को रोक लिया। आशी को बस जाते हुए देख रहा था। आशी भी अर्नव को पीछे पलटकर देख रही थी। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था, आखिर वह लोग किस बारे में बातें कर रहे थे। आशी सरोजनी जी से पूछने लगी, दादी माँ किस बारे में आप लोग बात कर रहे हैं? कौन आ रहा है? सरोजनी जी एक बार आशी की तरफ देखती है और कहने लगी, बेटा खुद ही आपको पता चल जाएगा। और इतना कहकर वह वहाँ से चली गई। आशी अभी कुछ समझ पाती कि सिमरन उसे बुला ली। इधर अजय वॉशरूम से बाहर निकला और कहने लगा, क्या दादी माँ मान गई? अर्नव बहुत ही खुशी के साथ अजय के गले लग गया और कहने लगा, हाँ भाई, दादी माँ तो मान गई। इस बार अजय तो चल जल्दी से फ्रेश हो जा और रेडी होकर के बाहर मिलते हैं। मैं उसको बता देता हूँ कि वह आ जाए। ठीक है भाई, इतना कहकर कि वह वॉशरूम में चला जाता है। अजय किसी को कॉल करता है और वह कहने लगा, क्या हाल है बच्चा? उधर से बहुत ही भारी भरकम आवाज़ आई, मैं ठीक हूँ, तुम बताओ शेर कैसे हो? अजय, मैं तो बहुत ही अच्छा हूँ, जल्दी से आ जाओ, दादी माँ मान गई हैं। इतना सुनकर के दूसरी तरफ से आवाज़ आती है, क्या यह तो नई बात हो गई? अजय, हाँ फ़ौरन से आ जाओ। ओके। सब लोग बाहर गार्डन के एरिया में चेयर पर बैठे हुए थे। सिमरन के घर वाले भी आ गए थे सिमरन की हल्दी लगाने। यह सारी रस्में अर्नव के घर के बाहर गार्डन एरिया में ही हो रही थी, क्योंकि सिमरन के मम्मी पापा नहीं चाहते थे कि लड़के के घर से शादी हो, इसलिए अर्नव के घर से ही वह भी गार्डन एरिया के तरफ से ही सारी तैयारियां की गई थी। आशी आज येलो साड़ी पहनकर रेडी हो चुकी थी। वह अभी अपने रूम में ही थी। सिमरन भी आशी के रूम में ही, वह सब एक साथ ही रेडी हो रही थी। मधु अपने कमरे में थी। मधु के तबीयत कुछ ठीक नहीं लग रही थी, इसीलिए वह अभी रेस्ट कर रही थी, पर वह भी तैयार होने के लिए आशी के कमरे में गई। आशी मधु को देखकर कहने लगी, अब कैसी तबीयत है आपकी? मधु कहने लगी, मैं बिल्कुल ठीक हूँ आशी भाभी, बस आप मुझे जल्दी से रेडी कर दीजिए। दवा खाने के बाद मुझे कुछ अच्छा फील हो रहा है। आशी ने भी मधु की मदद की और वह फ़ौरन से रेडी हो गई। उधर अर्नव और अजय भी रेडी हो गए थे। येलो और वाइट कुर्ते पजामे में बहुत ज़्यादा ही हैंडसम लुक दे रहे थे। दोनों एकदम एक जैसे ही दूल्हे लग रहे थे। कोई भी देखे तो दोनों को ही दूल्हा मान बैठता। वह लोग गार्डन एरिया में जाकर के चेयर पर बैठ जाते हैं। तभी एक शख्स बहुत ही रौबदार चाल के साथ, जो कि लंबा चौड़ा कद, भारी भरकम बॉडी, 6 फुट 5 इंच का हट्टा कट्टा इंसान, ऐसा लगा जैसे कि मानो वह आर्मी मैन हो। कैलाश जी उस इंसान को देखकर पूरे हैरान थे और फटी फटी निगाहों से उसे देखने लगे। किशोर जी देख करके फ़ौरन से अपने जगह से उठ खड़े हुए और कहने लगे, बेटा तुम आ गए, इतने दिन लगा दिए आने में। यह सुनकर के आसपास के सभी लोग उस इंसान को देखने लगे। तभी अर्नव उस इंसान से जाकर गले लग गया और कहने लगा, कैसा है भाई, आने में कोई प्रॉब्लम तो नहीं हुई? वह शख्स बहुत ही रौबदार आवाज़ में, नहीं ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। और वह फ़ौरन से किशोर जी का पैर छूता है। किशोर जी उसे आशीर्वाद देते हैं और अपने गले लगा लेते हैं। उस शख्स का नाम विजय खुराना था। जी हाँ, यह कोई और नहीं बल्कि अर्नव के बड़े पापा का बेटा कैलाश जी के भी पैर छूता है। वह भी कहने लगे, बहुत दिन बाद आए हो बेटा, क्या अब जाकर याद आई है हमारी? विजय कहने लगा, नहीं अंकल, ऐसी कोई बात नहीं है। वह बात दरअसल यह था कि वह अभी कुछ आगे बोलता कि तभी सरोजनी जी अंदर से आती हुई दिखी और विजय यह देख कर के चुप हो गया।
वह फ़ौरन से जाकर के सरोजनी जी के पैर छूता है। सरोजनी जी कहने लगी, बस बस खुश रहिए, जीते रहिए, और आगे कुछ नहीं कहती। विजय अभी कुछ कहता दादी माँ, पर सरोजनी जी वहाँ से आगे बढ़ गई। उनके पीछे मधु थी। मधु विजय को देखकर तो पूरी तरह से हैरान थी और वह दौड़ करके विजय के पास गई और कहने लगी, भाई आप इतने दिनों से कहाँ थे? मैंने आपको बहुत ही मिस की। इतना कहकर वह विजय के गले लग गई। विजय भी उसे अपने गले से लगा लिया और कहने लगा, माय डियर बेस्टी, मैं भी तुम्हें बहुत मिस किया। तू कैसी है? मधु, मैं अच्छी हूँ भाई, आप बताओ कैसे हो? मैं भी तुम्हारे सामने हूँ, बहुत बढ़िया हूँ। तभी पीछे से आरसी आ रही थी। वह देखती है कि एक लंबा चौड़ा इंसान बहुत ही ज़्यादा हैंडसम मधु के गले लग रहा था। वह सोच में पड़ गई कि आखिर यह इंसान है कौन? इसका तो इस घर में कभी भी कोई जिक्र ही नहीं किया, और ऐसे मधु को मिलते हुए देखकर तो यह लग रहा है कि ज़रूर यह घर का ही कोई है, पर इसके बारे में तो मुझे कुछ भी नहीं बताया गया। यह कौन हो सकता है? ना ही किसी ने इस इंसान के बारे में जिक्र ही किया। वह अभी यही सब सोच रही थी और वहीं खड़ी थी। तभी सिमरन आरसी के करीब आई और कहने लगी, क्या हुआ आरसी, आप इस तरह से क्या सोच रही हैं? आरसी उस इंसान को ही देखे जा रही थी। तभी सिमरन आरसी के नज़रों का पीछा करते हुए देखती है कि यह तो विजय को देख रही है। आरसी को सिमरन हाथों से पकड़ के उसे होश में लाई और कहने लगी, आप कहाँ खो गई हैं? आरसी चौंक कर कहने लगी, कुछ नहीं सिमरन, आप जिसे देख रही हैं वह कोई और नहीं बल्कि अर्णव के बड़े पापा के बेटे हैं। आरसी बहुत ही हैरान नज़रों से सिमरन की बातें सुन रही थी और बोली, पर आज तक इस घर में किसी ने भी इनका नाम तक नहीं लिया, ना ही कोई बात किया सिमरन, क्योंकि बात ही कुछ ऐसी है कि इनके नाम नहीं लिया जाता इस घर में। आप उनके बारे में अर्णव से ही पूछ लीजिएगा। इतना कह कर के सिमरन आगे बढ़ गई और वह भी विजय से हेलो बोलती है, क्योंकि विजय और सिमरन भी एक दूसरे को पहले से जानते थे और मिल भी चुके थे, सिवाय आरसी के। तभी लता जी आती हैं और सिमरन को ले जाकर हल्दी वाले मंडप में बैठा देती हैं। आरसी धीरे धीरे कदमों से चल कर के बाहर की तरफ आ रही थी। विजय अर्णव के करीब जाकर कहने लगा, तो जनाब, कहाँ है आपकी होने वाली वाइफी? सब लोग दिख रहे हैं पर वह तो नहीं दिख रही हैं, और वैसे भी सब लोगों से तो मैं मिल चुका हूँ, पर आपकी वाइफी कहाँ है? उन्हीं से तो मिलना है मुझे, खास करके बताइए। इतना कह कर के वह अर्णव का बड़े ही मज़े ले रहा था। अर्णव भी नजरें चारों तरफ घुमा करके देख रहा था, यही तो होनी चाहिए, कहाँ है मेरी जान? तभी उसकी नज़र अंदर से बाहर आती हुई आरसी पर गई और कहने लगा, देख भाई, तेरी भाभी आ रही है। विजय अर्णव के इशारे की तरफ नज़र उठाकर देखता है तो उसके तो होश ही उड़ जाते हैं। कोई इतना भी खूबसूरत कैसे हो सकता है? आज पहली बार आरसी ने साड़ी पहनी हुई थी। उस साड़ी में देखकर गजब की लग रही थी। अर्णव भी उसे देखकर पूरी तरह से पागल हो रहा था। यह देख कर के वह आरसी के पास गया और कहने लगा, आरसी, मैं आपको किसी से मिलवाना चाहता हूँ और आपका मिलना बहुत ज़रूरी है। विजय अभी भी आरसी को ही देखे जा रहा था। आरसी इस वक्त अपने ही सोच में गुम थी, पर अर्णव के बोलने पर वह होश में आई और कहने लगी, कहाँ लेकर जा रहे हैं मुझे? अर्णव वह विजय के पास लेकर गया और कहने लगा, देख भाई, तेरी भाभी कैसी है? विजय आरसी को देखकर कहने लगा, अर्णव भाई, कहाँ से हूर की परी मिल गई है तुझे? मैं तो कभी नहीं सोचा था कि तुझे भी कोई लड़की पसंद आ जाएगी, और तुम तो लड़कियों को देखते तक नहीं थे, तो फिर कैसे यह सब कांड कर बैठा और मुझे बताया तक नहीं? इतना सुनकर अर्णव कहने लगा, बस सोच ले, यह मेरे लिए एंजल है, एंजल, इसीलिए तो मैं किसी लड़की को भाव तक नहीं देता था। इतना सुनकर विजय हंसने लगा। अर्णव, आरसी, मैं तो भूल ही गया आपको बताने के लिए, यह है मेरे बड़े पापा का बेटा विजय खुराना। विजय अपना हाथ आगे बढ़ा दिया। यह देख कर के आरसी अर्णव को देखने लगी। अर्णव भी आंखों से इशारे कर दिया। आरसी अपना हाथ आगे करके विजय से हैंड शेक कर ली। विजय, भाभी जी, आप इतना डरिए मत,
मैं समझ रहा हूँ कि आप क्या सोच रही हैं मेरे बारे में, तो चलिए मैं आपको बताता हूँ। आप मेरे साथ एकदम से फ्रेंडली रहिए और आगे मैं ही आपको गाइड करने वाला हूँ। यह तो बिल्कुल आपके प्यार में पागल है, इसे कुछ भी समझ में नहीं आता है। मैं आपको कुछ समझाता हूँ। और वह फ़ौरन से आसी के कंधे पर हाथ रखकर आसी को अर्नव से दूर लेकर जाने लगा। यह देखकर कि अर्नव भी खुश था लेकिन उदास हो गया। पता नहीं क्यों, उसे ऐसा क्यों फील हो रहा था। फिर वह सर झटक दिया और कहने लगा, ऐसा नहीं है, मैं ही गलत सोच रहा हूँ। यह तो मेरा भाई है आसी, पर मुझे पूरा विश्वास है। विजय आसी को साइड में ले जाकर कहने लगा, आपने मेरे बारे में इस घर में बिल्कुल भी बातें करते हुए या फिर मेरा नाम तक नहीं सुना होगा। इसके पीछे बहुत बड़ा रीज़न है, क्योंकि जिस वक्त अर्नव और मधु के मम्मी पापा का एक्सीडेंट हुआ था उस वक्त मेरे पापा ही ड्राइव कर रहे थे, क्योंकि मेरी माँ उस वक्त अस्पताल में एडमिट थी और उस वक्त मैं ही जन्म लेने वाला था। इसके वजह से मेरे पापा थोड़े फास्ट ड्राइव कर रहे थे, जिस वजह से उनके कार का एक्सीडेंट हो गया और मेरे पापा के साथ साथ अर्नव के मम्मी पापा का भी डेथ हो गया। पर मेरा उससे जन्म से क्या लेना देना, मुझे तो इस दुनिया में आना था और मैं आ गया। पर दादी माँ ने मुझे बहुत ही अपशगुन मान ली और मुझे और मेरी माँ को आधी जायदाद दे करके अपने आप से अलग कर दी और अर्नव को अपने प्यार के छाँव में पाल पोस कर बड़ा की। मैं तो बस अर्नव से बात करता हूँ और अर्नव की वजह से ही यहाँ आया हूँ, वरना मुझे यहाँ पर किसी से भी कोई मतलब नहीं है। और जो भी आपके दिमाग में सवाल थे और पूरी तरह से क्लियर हो गए। आसी हैरान नज़रों से विजय की ओर देखकर, पर आपको कैसे पता कि मेरे दिमाग में यही सब चल रहा है? विजय, क्योंकि मेरा दिन रात का यही काम है। मैं इंसान की शक्ल देखकर पढ़ सकता हूँ कि वह क्या कहना चाहता है और क्या उसके दिमाग में चल रहा है। आसी, तो क्या आप साइंटिस्ट हैं या फिर डॉक्टर? विजय स्माइल करते हुए कहने लगा, जी नहीं, मैं एक खुफिया एजेंट हूँ। अर्नव भी यह सारी बातें सुन रहा था और आकर कहने लगा, क्या बातें हो रही है भाभी और देवर में? तभी आसी कहने लगी, आपको क्यों बताऊँ मैं, मेरी और भाई के बीच की क्या बातें हो रही है? आसी के इस तरह से बोलने से विजय आसी को ही देखने लगा। वह इंसान को पढ़ना अच्छी तरह से जानता था और वह समझ गया कि आसी बहुत ही अच्छी लड़की है। वह औरों की तरह बिल्कुल भी नहीं है, अर्नव से बहुत ज़्यादा ही मोहब्बत करती है। अर्नव आसी के इस तरह बोलने से आसी के हाथ पकड़ के कहने लगा, आप नहीं बताएंगी मुझे तो फिर कौन बताएगा? देवर के आते ही, जान पहचान होते ही आप मुझे इस तरह से बदल गई, ऐसा नहीं हो सकता है माई जान। और उसे अपनी बाहों में भर लिया। आसी पूरी तरह से हैरान नज़रों से चारों तरफ देखने लगी। सब लोग सिमरन को हल्दी लगाते हुए देख रहे थे और कुछ लेडीज सिमरन को हल्दी लगा भी रही थी। सब लोग इधर उधर अपने अपने कामों में बिजी थे। आसी यह देख कर के बिल्कुल हैरान हो गई। अर्नव इस तरह से विजय के सामने ऐसे कैसे कर सकते हैं, या फिर कोई इस तरह से करते हुए देख लेगा तो कोई क्या सोचेगा? अर्नव आसी को इस तरह हैरान नज़रों से देखा तो कहने लगा, आप घबराइए नहीं, सब लोग अपने अपने काम में बिजी हैं। आसी का चेहरा शर्म से बिल्कुल लाल हो चुका था, उसकी नज़रें पूरी तरह से झुक गई थी। विजय बिल्कुल उसके पास खड़ा था। यह देख करके विजय कहने लगा, अर्नव छोड़ दे भाभी को, वह एम्बैरेसिंग फील कर रही है, तुम इस तरह से नहीं कर सकते हो। यह सुनकर के अर्नव कहने लगा, क्या यार तुम भी आकर के मुझे ही बोलने लगा? यह तो अजय बोलता ही था, अब तो भी सब लोग आशी के ही साइड हो जाते हैं, है ना आशी? आशी मेरी जान है, इतना कह करके उसके गाल पर किस कर लिया। यह देख करके विजय स्माइल कर दिया और कहने लगा, ट्रू लव। आशी भाभी, आप नहीं जानती हैं मेरे भाई को, यह बहुत ही शरारती है, आपको भी पटाने के लिए बहुत कुछ किया होगा। आज के लिए बस इतना ही, आगे की स्टोरी नेक्स्ट एपिसोड में आएगा। स्टोरी अच्छी लगी हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। मिलते हैं एक नई और बेहद ही इंटरेस्टिंग एपिसोड के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।